हाय गाइस, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी एक नया पैराग्राफ लेंगे और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हम लोग फुटकर में चाहे जितना ट्रांसलेशन सीख लें, लेकिन जब हम किसी पैराग्राफ को ट्रांसलेट करने लगते हैं तो हमें अपने सारे सीखे गए नियमों का प्रयोग करना पड़ता है। साथ ही कहीं कहीं पर कुछ सेंटेंसेस में हमें ट्रिक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है और तब हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन में अपने आप को मैच्योर फील करते हैं। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के इस ट्रांसलेशन टॉपिक को सीखना प्रारंभ करते हैं। गाइस, हम लोग आज जिस स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं यह सन 2018 की बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। तो चलिए हम लोग इसके पहले वाक्य से प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। अब इस वाक्य में सबसे पहले हम शब्दों को देख लें और उनकी मीनिंग को एक बार समझ लें। परिश्रम, इसके लिए हम दो शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लेबर, दूसरा हार्ड वर्क। इसके बाद में आते हैं अगले शब्द विकल्प पर। विकल्प को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूट। फिर कोई नहीं, ये दोनों मिलकर के एक अर्थ बनाएंगे। कोई नहीं जब लिखा होता है वाक्य में तो हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग इसके स्थान पर नो लिखते हैं। अब वाक्य क्या कह रहा है? परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, यानी किसी चीज के होने या ना होने की बात कही जा रही है। और ऐसे वाक्यों को हम लोग देयर से स्टार्ट करके तब ट्रांसलेट करते हैं, यानी हम इस वाक्य को ऐसे शुरू करेंगे, देयर इज नो SUBSTITUTE सब्स्टिट्यूट। अब किस चीज का? परिश्रम का, तो हम कहेंगे ऑफ हार्ड वर्क, फुल स्टॉप लगा देंगे। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। इसका मतलब हुआ परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। अगला वाक्य है, इसके सामने कोई जोड़ तोड़ नहीं चल सकता। इसके सामने हम इसके लिए लिख सकते हैं बिफोर इट या इन फ्रंट ऑफ इट। जोड़ तोड़, जोड़ तोड़ को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रीव। फिर आगे लिखा हुआ है नहीं चल सकता। अब जोड़ तोड़ कोई सजीव व्यक्ति तो है नहीं जो हम चलने की इंग्लिश लगाएंगे, तो हम लोग इसके होने की बात कहेंगे। हम इस सेंटेंस को भी उसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहला वाक्य बनाया है, क्योंकि यहां पर भी किसी के सामने कुछ होने की बात कही जा रही है। हम इसको लिखेंगे देयर कैन बी नो CONTRIVE कंट्रीव, जोड़ तोड़। फिर आगे लिख देंगे BEFORE बिफोर इट, फुल स्टॉप लगा देंगे। देयर कैन बी नो कंट्रीव बिफोर इट, इसके सामने कोई जोड़ तोड़ नहीं हो सकता या चल सकता। अगला वाक्य थोड़ा सा लंबा है, परंतु हम इसको सावधानी से समझेंगे तो ये हमारे लिए उतना ही आसान भी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि बहुत सामान्य से दिखने वाले व्यक्तियों ने परिश्रम करते हुए कुछ ही वर्षों में सब कुछ पा लिया। आरंभ में लिखा हुआ है यदि हम अपने आसपास देखें। यदि यानी इस वाक्य को हम प्रारंभ करते हैं इफ से। हम इसके लिए हम लिखेंगे वी। देखें, क्योंकि इसके आगे फ्यूचर टेंस है तो हम शुरुआत वाली बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे। हम कहेंगे इफ वी सी। कहां देखें? अपने आसपास, तो हम कहेंगे आवर
इन एंड AROUND। इन एंड अराउंड का मतलब होता है आस पास। अब क्योंकि ये शर्त थी, हम कामा लगा दें। कामा लगा देने पर हमें तो के लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं लिखना पड़ता है। लिखा है तो पाएंगे। कौन पाएगा? हम पाएंगे। तो हम लिखेंगे VSHALL शैल फाइंड, माने पाना। वी शैल फाइंड की के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डैट का। अब हम आगे आते हैं कि बहुत सामान्य से दिखने वाले व्यक्तियों ने परिश्रम करते हुए, और फिर अंत में लिखा है सब कुछ पा लिया। तो पहले परिश्रम किया है, फिर पाया है, क्योंकि इसमें डबल एक्शन वर्ड्स हैं। तो हम जो पहले किया है इसको जीरंड के रूप में सबसे पहले लिखें, तो वो डैट के बाद लिखेंगे कि डैट कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो हम कहेंगे डैट परिश्रम करते हुए, WORKING वर्किंग हार्ड, परिश्रम करते हुए। अब कामा लगा देते हैं। फिर हम लिखेंगे बहुत सामान्य से दिखने वाले व्यक्तियों ने। बहुत लिखा है तो हम कहेंगे मैनी। सामान्य से दिखने वाले हम कहेंगे SIMPLE सिंपल, LOOKING लुकिंग। और व्यक्तियों यानी PERSONS पर्सन्स, मैनी सिंपल लुकिंग पर्सन्स। इसके बाद में हम आते हैं वर्ब पर। सब कुछ पा लिया। क्योंकि हमने प्रारंभ में फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है तो उसके साथ में यह प्रेजेंट टेंस ही होगा। और क्योंकि यहाँ पर सब कुछ पा लिया है, प्राप्त कर चुके हैं, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैज या हैव। तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि पर्सन्स लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे हैव। इसके बाद में प्राप्त करने को इंग्लिश में कहते हैं अचीव, यानी ACHIEVED, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। तो हैव अचीव्ड, सब कुछ को हम कहेंगे EVERYTHING एवरीथिंग। इसमें कुछ ही वर्षों में लिखा हुआ है तो हम कहेंगे इन ए फ्यू YEARS ईयर्स। यानी हमारा यह सेंटेंस ऐसे ट्रांसलेट हुआ कि इफ वी सी आवर इन एंड अराउंड वी शैल फाइंड दैट वर्किंग हार्ड मैनी सिंपल लुकिंग पर्सन्स हैव अचीव्ड एवरीथिंग इन ए फ्यू ईयर्स। अगला वाक्य है जो लोग परिश्रम करते हैं वे कभी साधनों की कमी का रोना नहीं रोया करते हैं। इस वाक्य के भी दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो लोग परिश्रम करते हैं, दूसरा हिस्सा वे कभी साधनों की कमी का रोना नहीं रोया करते। हम पहले हिस्से पे पहले आते हैं। जो लोग परिश्रम करते हैं, लोग के लिए हम पर्सन या पीपुल का प्रयोग कर सकते हैं। हम लिखेंगे द PEOPLE पीपुल। अब क्योंकि कंजक्शन दोनों को जोड़ने के लिए लगेगा और दोनों ही वाक्यों में व्यक्तियों की बात हो रही है तो हम लोग हु का प्रयोग करेंगे। और हु का प्रयोग हमेशा उसके साथ में होता है जिसके लिए वो लगाया जा रहा है। हम यहाँ पर लोगों के लिए हु का प्रयोग करेंगे तो पीपुल के तुरंत बाद लिखेंगे, यानी द पीपुल हु। इसके आगे क्या है? परिश्रम करते हैं। हम लिखेंगे वर्क हार्ड, फिर कामा लगा देंगे। ये बन गया हमारा सब्जेक्ट। फिर लिखा हुआ है वे कभी साधनों की कमी का रोना नहीं रोया करते, क्योंकि इसमें कभी शब्द है और बाद में आया है नहीं। कभी और नहीं से सेंस बनता है नेवर का, तो हम लिखेंगे दे, मतलब वे कभी नहीं रोते हैं, NEVER नेवर, CRY क्राई। और काहे के लिए? अपनी साधनों की कमी के लिए, तो हम कहेंगे फॉर द LACK। लैक माने होता है कमी,
फॉर द लैक कमी के लिए, अपने साधनों की तो हम कहेंगे ऑफ, THEIR दियर यानी अपने, RESOURCES रिसोर्सेस और फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दे नेवर क्राई फॉर द लैक ऑफ दियर रिसोर्सेस, वे कभी नहीं रोते हैं कमी के लिए अपने साधनों की। अगला वाक्य है वे लगातार परिश्रम करके सभी प्रकार के साधन स्वयं प्राप्त कर लिया करते हैं। यहाँ पर भी पहले लगातार परिश्रम करते हैं, फिर सारे साधन स्वयं प्राप्त कर लिया करते हैं। तो हम लोग पहले परिश्रम करने वाली बात को लिखेंगे, और जब एक वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं तो पहली क्रिया को हम लोग जीरण से प्रारंभ करते हैं, अर्थात हम लिखेंगे WORKING वर्किंग हार्ड और कामा लगा देंगे, यानी परिश्रम करके। यहाँ पर लगातार शब्द है तो हम एक शब्द यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, CONTINUOUSLY कंटिन्यूअसली यानी लगातार। तो अब हमारा वाक्य हो रहा है वर्किंग हार्ड कंटिन्यूअसली, सभी प्रकार के साधन वे स्वयं प्राप्त कर लिया करते हैं। तो वे तो हम लिखेंगे दे अचीव, ACHIEVE अचीव, वे प्राप्त कर लिया करते हैं। सभी प्रकार के साधन, ALLTYPES टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, RESOURCES ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस का मतलब हुआ सभी प्रकार के साधन, और स्वयं के लिए हम लिखेंगे THEMSELVES themselves, यानी हमारा ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। वर्किंग हार्ड कॉन्टिन्यूअसली, लगातार परिश्रम करने के बाद में, दे अचीव ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, वे प्राप्त कर लेते हैं सभी प्रकार के साधन, themselves स्वयं ही। अगला वाक्य भी कई वाक्यों से मिलकर के बना है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा दिखाई पड़ रहा है। हम लोग इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही ट्रांसलेट करेंगे। लिखा हुआ है इसके विपरीत। इसके विपरीत के लिए हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड माने होता है इसके विपरीत। फिर आगे है जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहते। जो व्यक्ति, व्यक्ति क्योंकि बहुवचन में है तो हम कहेंगे द PERSONS पर्सन्स। जो लिखा हुआ है द पर्सन्स के बाद हम लोग कंजक्शन लगा देते हैं हु। परिश्रम करना नहीं चाहते तो डू नॉट वांट टू, परिश्रम को कहेंगे WORK वर्क, HARD हार्ड। वे व्यक्ति जो परिश्रम करना नहीं चाहते, फिर कामा लगा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, वे हरदम किसी ना किसी समस्या का रोना रोते हुए अपनी विफलताओं के लिए भाग्य को उत्तरदायी ठहराते हैं। तो यहाँ पर रोना रोते हुए और फिर भाग्य को उत्तरदायी ठहराते हैं अपनी विफलताओं के लिए। तो हम वाक्य के इतने हिस्से को अलग करके बना लें। हम इसको ऐसे बना लें कि वे हरदम किसी ना किसी समस्या का रोना रोते हैं। हम कह दें दे ऑलवेज, रोना रोते हैं KEEP, कीप CRYING क्राइंग। और इसके बाद में हम लिख दें ओवर यानी के ऊपर किसी ना किसी प्रॉब्लम यानी APROBLEM प्रॉब्लम। तो ये बन गया कि दे ऑलवेज कीप क्राइंग ओवर ए प्रॉब्लम, वे हमेशा किसी ना किसी समस्या पर रोते रहते हैं। एंड और अपनी विफलताओं के लिए भाग्य को उत्तरदायी ठहराते हैं। तो वे उत्तरदायी ठहराते हैं। हम लिखेंगे एंड के बाद में
दे, MAKE मेक, रिस्पॉन्सिबल माने होता है उत्तरदायी, तो RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल। दे मेक रिस्पॉन्सिबल, वे उत्तरदायी ठहराते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं। भाग्य को हम लिखेंगे द, FATE, फेट, और अपनी विफलताओं के लिए तो हम कहेंगे फॉर, THEIR, दियर माने अपनी, FAILURES, फेल्योर्स, अपनी असफलताओं के लिए। तो हमारा यह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ऑन द अदर हैंड, द पर्सन्स who do not want to work hard, they always keep crying over a problem and they make responsible the fate for their failures। साथियों, हम सभी लोग ग्रामर की जितनी भी छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं, पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करते समय हमें कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी उनका प्रयोग करना पड़ता है। उम्मीद है कि आज का ये पैराग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और साथ ही आपने कुछ ना कुछ नई बातें इसमें से अवश्य सीखी होंगी। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।